आमिर लियाकत मरहूम की एक बात याद आ गई, वो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने बोला था कि कैसा दिया आपको, नहीं दिया अच्छा। तो वो मुझे ये इस तरह याद आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो आपको कल बोला था कि 2/3 अक्सरियत से होगी और मुतफ़िका तौर पे होगी, वही कल जो है वो सारी कौम ने देखा कि सेनेट में और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से जो 26वीं तरमीम थी उसकी तमाम जो शिकें थी वो मंजूर हुई। और आज सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो वज़ीर-ए-आज़म की समरी भिजवाई गई थी उसको ऑफिशियली साइन कर दिया, जो कि बाकायदा जो है वो आइन का हिस्सा बन गई। अब 26वीं आइनी तरमीम में जो सारे मुतफ़िका तौर पे हुई है, इसमें पीटीआई का जो रोना था वो तो सारी कौम ने सुन लिया। उसमें ये है कि जो उनके इन्होंने बोला था कि आपके 7 लोग वोट नहीं देंगे हुकूमत के, और मैंने बोला था कि आपके 25 लोग वोट देने को तैयार हैं। तो 7 तो 9 तो आपके मंजर आम पे आ गए हैं, बाकी रिजर्व में थे और जिनका ज़मीर जाग गया था। क्योंकि अब असद कैसर साहब का रोना ये है कि जनाब उन्होंने गद्दारी की है। तो ये गद्दारी आपके दौर में नहीं होती थी जब मंडियां लगती थी, जब आप दूसरी पार्टीज के जो है वो लोगों को खरीदते थे, मंडियां लगाते थे, उनके ज़मीर जाग जाते थे। उस वक्त आपके मुताबिक, उस वक्त आप कहते थे लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, इंसाफ के लिए किया, कौम के लिए किया, आइन के लिए किया। तो यहाँ तो 26वीं आइनी तरमीम में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिसपे किसी को एतराज़ होता, बल्कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनते। लेकिन आपने तो कसम खाई हुई है कि इसराइली अमरीकी एजेंट बन के इस मुल्क का कभी भला नहीं होने देना। आपने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार फैलाना, आपने इस मुल्क में सिर्फ आग लगानी, आपने इस मुल्क को सिर्फ तोड़ना, आपने सिर्फ इसके अंदर जो है अनारकी फैलानी, अफरा तफरी फैलानी है। आपने जिस तरह बाइकआउट किया है, आपने जिस तरह इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, आपके ऊपर पूरी कौम की तोहफा है कि आप लोगों जैसा, आपसे बड़ा गद्दार फिर कौन है? मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ जजेस का काम है जजेस को अपॉइंट करना? क्यों? आप इसमें कौन सी ऐसे मजाइका, इसमें ऐसी कौन सा इशू था, इसमें ऐसा कौन सी प्रॉब्लम थी कि जिसमें आपको ये इशू आ रहा था कि जनाब वो 25 अक्टूबर से पहले नहीं हो सकती? अब 25 अक्टूबर से तो वो होके पहले रहनी थी। आपका मसला तो जनाब न्याजी महात्मा साहब का था। न्याजी महात्मा साहब तो फेल हो गए, जो आपको डांट रहे थे, गाली गलोच कर रहे थे, आपको बददुआएं दे रहे थे कि आप लोगों ने मुझे अंदर रखा और मैं अंदर बड़ा सेट हो गया हूँ। खैर, 2/3 अक्सरियत से जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है वो गजट का हिस्सा बन गई है। अब उसके मुताबिक आइनी बेंच अलग होगा और चीफ जस्टिस साहब ने जो 22 अक्टूबर तक 3 जजेस का नाम देना है, सीनियर जजेस का। उनमें जो अभी ज़राए के मुताबिक 3 जो नाम है, चीफ जस्टिस साहब का बड़ा हौसला है। चीफ जस्टिस साहब ने अपना वो जो मेयार है, चीफ जस्टिस साहब का जो अपना काजी फायज ईसा साहब का वो जो एक अपना कद है और जो अपनी एक वो से है और जो उनकी प्रेस्टीज है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने फैसला किया हुआ है मंसूर अली शाह साहब का नाम ऐड करने के लिए या अफरीदी साहब का नाम ऐड करने के लिए, और जस्टिस जमाल मधुखेल साहब का नाम, इन तीनों का नाम वो देंगे। लेकिन आप उस बंदे का बड़ापन देखें कि एक शख्स जो उसका प्योने जज है, उसने धज्जियां बिखेरी हैं सारे फैसलों में, पीटीआई का कल्ट होने में, पीटीआई के साथ मुबैना तौर पे रवाबित कायम करने में, और जो मुतासब परस्ती का इल्ज़ाम आज हामिद खान इन पे लगाया है, जिसपे कहा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनका काला मुंह करके बाहर निकाल दिया है कि आप जो है वो जो कहेंगे वो मुंह पे कहें तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा बंदा मुझे पसंद है, बजाय इससे कि आप टीवी पे जाके और लोगों में जो है तकरीरें करते हैं, तो ऐसा बंदा हमें नहीं पसंद। आप कहें, उन्होंने भी कहा कि मैं ना चाहते हुए आपको कहना पड़ रहा है। और मुतासब परस्ती का इसलिए कहा है कि वो बंदा जो हक पे फैसला करे, जो आइन के कानून के मुताबिक फैसला करे, जो मेरिट पे फैसला करे, जो सवाल पूछे कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं करवाए, आपने सिर्फ महात्मा साहब को आगे रख के चेयरमैन ही क्यों बनाना चाहा, आपने रातों रात जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके खुद ही अनाउंस कर दिया फलां चेयरमैन और फलां वाइस चेयरमैन और फलां फलां फलां। ऐसा नहीं होता, आपको शफाफ इंतखाबात करवाने थे। और वो जो पटिशन वो दूसरे जो आपके मुखालिफ, जो आपके बाबर साहब थे, वो जो शुरू से आपके आई फॉरगॉट द नेम के, वो शुरू से जो आपके बानी थे उनमें वो मेंबर थे, उनको क्यों नहीं शामिल किया? उनकी पटिशन कभी भी ना आती अगर आपने सही इलेक्शन करवाए होते। आपने तो टिकट से नहीं, आपने तो उनमें नॉमिनेशन पेपर तक नहीं उनको जमा करवाने दिए, तो कैसा शफाफ इलेक्शन हुआ आपका? तो आज नजर सानी केस में जो हामिद खान साहब ने अपनी गिरबान से बाहर आके, चादर से बाहर आके, कहते हैं ना, अपनी औकात से बाहर होके जो मुतासब परस्ती का इल्जाम लगाया, तो उन्होंने कहा आप दलाइल देना चाहते हैं या नहीं? उन्होंने कहा मैंने नहीं दलाइल देने। आप तो इस बेंच का जो है वो आईनी तरमीम भी आ चुकी है, हम तो इस पर दलाइल नहीं देंगे नजर सानी केस में जो है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर आप नहीं देना और यही इल्जामात और यही करना है तो इनको अदालत से आप बाहर निकलें और बाहर जाकर तकरीर करें, चलें। क्योंकि आप जो है ना आइन को, और वो शख्स जो आइन पे काम करे, आज मसरत अली साहब भी जाग उठी, उन्होंने कहा भी जो शख्स आइन पे बात करे और वो सही बात करे तो वो मुतासब परस्त। वो क्यों भाई? अब वो जो 3 नाम है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक टेन्योर आप देखें तो इसमें या अफरीदी साहब का टेन्योर 3 साल का बनता है, क्योंकि आर्टिकल 175 की शिक नंबर 3 के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने 3 नाम देने हैं। जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जिसका चांस है वो या अफरीदी साहब का है, क्योंकि ये इनकी जो एज है उस लिहाज से 63 इनकी पैदाइश है, तो इस लिहाज से 3 साल की मुद्दत जो आइन में मेंशन है आप कि 3 साल की मुद्दत हो या 65 साल में रिटायर होना है, तो दोनों ये मीट कर रहे हैं। और यहाँ फिर जमाल मंदुखेल साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, लेकिन अपने कद को बरकरार रखते हुए, अपने प्रेस्टीज को और आइन पे अमल करते हुए, कानून की बहाली रखते हुए और अमल दरामद करते हुए चीफ जस्टिस साहब इनका नाम लाजमी देंगे। और लेकिन
चांसेस सबसे ज़्यादा इनमें याह्या अफरीदी साहब के हैं। बात रही बाकी आपके नज़रसानी केस की, तो वो आपने जो भोंडे काम किए हैं और होशियत कंडे इस्तेमाल किए हैं, इसमें आपने नज़रसानी केस भी अपील दायर कर दी। अच्छा, अब 26 आईनी तरमीम के बाद एक और मज़े की चीज़ ये होगी, याद है आपको कि नैब की जो इन्होंने तरमीम की थी और उसमें जनाब महात्मा न्याज़ी साहब कहते थे कि तो मैं तो इसका बेनिफिशियरी नहीं होऊँगा, लेकिन जैसे ही वो तरमीम पास हुई तो सबसे पहला केस जो लगा था वो जनाब महात्मा न्याज़ी साहब ने कहा था कि मुझे इसका अब इसके मुताबिक मुझे जो है मैं उसके दायरा-कार में नहीं आता, इसलिए मुझे रिलीज़ कर दिया जाए। तो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इसका जो पहला बेनिफिशियरी वो जो बनेगा ना, वो महात्मा न्याज़ी साहब बनेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये शख्स अपना थूका ज़रूर चाटता है, इनकी यही आदत है, जो ये कहते हैं हर पिछले जुमले पे जो लोगों के लिए बयाने ही खुद लोगों के लिए बयान कर रहे तो बयानी खुद ही उस पर अमल कर रहे होते हैं, यानी अपना थूका लाजमी चाटते हैं। यूटर्न को तो वो बड़ा पॉजिटिव समझते हैं, यूटर्न को तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, और बल्कि आप इनसे पूछे ना ये तो झूठ है तो कहेंगे ये सियासत है। सियासत में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, यानी कि ये घटियापन और गलाजत को, झूठ को, जो सबसे बड़ा गुनाहों की जड़ है, उसको जो है ये सियासत समझते हैं और इसको ये जो अपनी इबादत समझते हैं और उस पर जो रह के कायम जो है वो झूठ बोलने पे कायम रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बड़ा बड़ा ही होता है और जिसका बड़ापन होता है और जिसका कद ऊंचा होता है, जिसकी इज्जत होती है, वो अपना जो है ना बड़ापन वो लाजमी दिखाता है। अब जब से फजलू साहब ने जो इनके मुताबिक डीजल न्याज़ी साहब महात्मा साहब के उनका रात को किरदार को बड़ा सराहा गया, उनको अप्रिशिएट किया गया, भुट्टो साहब के जो नवासे हैं उनको भी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन इस सारों में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, बिलावल, इवन कि उन्होंने कहा मैं अपने बाप के बाद अगर किसी को मानता हूँ इस चीज़ में तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। हालांकि फजलुर रहमान साहब दोनों तरफ खेल रहे थे, लेकिन जब हाफिज साहब का डंडा चला तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं, तो ये बेचारे क्या चीज़ है बाकी। खैर, इसमें उन्होंने अपना प्रेस्टीज को ऊपर रखते हुए फजलुर रहमान साहब के किरदार को भी सराहा। उन्होंने कहा यार ये इनकी सियासत थी, उसके बावजूद इनका राइट था सियासत करना, लेकिन चूंकि उन्होंने साथ दिया, वो मान गए और उन्होंने किरदार रोल प्ले किया, तो वो अप्रिशिएटेड। और हम भी ये कहेंगे कि ठीक है सियासत करें, आपने अपनी सियासत करनी है, लेकिन ये जो दोगलापन है, और बल्कि एक साफ़ी ने जो साफ़ी नहीं, उनको आई डोंट थिंक सो कि वो अब उनको साफ़ी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको खुशामद करके इमरान न्याज़ी साहब की क्या मिला, तो उसके ऊपर वो नाला भी हुए, नाराज़ भी हुए। लेकिन खैर, इस सारे अमल में हिस्सा लिया और ये अमेंडमेंट्स को पास करवाई, तो इसमें सारों को वो क्रेडिट जाता है। लेकिन जो उन्होंने जो बज़ाहिर और अपेरेंटली सबसे बड़ा जो किरदार है वो नवाज शरीफ का, उनके साथ जो पहले मुआहदा हुआ था जो मिसाक जमहूरियत का था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ का, वो रात को वो अमल में लाया गया है। अब इस अमेंडमेंट्स का जो है वो फ़ायदा ही होगा, ये मुतअस्सिफ़ परस्ती है जो जुडिशरी में लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी, इसमें मुनीब अख्तर साहब भी जाएंगे, इसमें और बहुत से ईमानदार मुबैना तौर पर जजेस जो हैं उनका खात्मा होगा। और जो रात इन्होंने जिक्र किया है बिलावल साहब ने कि जो काले सांप है जो कई वज़ीर आज़म निकल गए, तो इशारा जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अब आज उसका जो है आपने वो एक झलक ये भी देखी जब वो आयशा मलिक साहबा, जस्टिस आयशा साहबा ने और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब ये भी बता दें कि हमने ये केस सुनना भी है कि नहीं आईनी तरमीम के बाद। तो वो कहते हैं ना, दर्द जहाँ होती है वहाँ पे ऑब्वियसली आवाज़ तो उठती है, तो उनको अब अपनी पड़ गई है। क्या मालूम है कि हर एक का गिरबान में जो है ना वो रस्सी फंदा लटकता नजर आ रहा है। तो यहाँ तो ये लोग इस्तीफा देंगे, यहाँ लोग इनको घर भेजा जाएगा आइन के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी नहीं है और सिर्फ वो जुडिशरी के वो राइट्स और प्रिविलेजेस को जो एंजॉय कर रहे हैं और कौम का जो पैसा, टैक्स का पैसा, सिर्फ उस पर वो अरबों रुपया खा जाते हैं। तो अब उनकी छुट्टी होगी और वो जो काली भेड़ें और वो जो काले सांपों का जिक्र किया गया है उनका भी सुप्रीम कोर्ट से खात्मा होगा। और अब जो मुतअस्सिफ़ परस्ती है और वो जो बायस डिस्क्रिमिनेशन और जो क्रश और वो जो हाय राफिया वाले मामला थे वो सारे खत्म हो जाएंगे।